नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी इस रूप में कि आज जो फाल्टा सीट पर रिपोलिंग हुई थी उसकी गणना आज मतगणना आज हुई और आज जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आप ये कहिए कि जब आप इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी जीती 207 सीटों के साथ, उस वक्त भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितनी खुशी आज हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि आज की खुशी जो है वो 207 सीट से भी ज्यादा बड़ी खुशी है, क्योंकि ये वही सीट है फाल्टा जहां से जहांगीर खान लगातार ये धमकी देते थे कि फाल्टा में कोई आकर चुनाव लड़कर के तो दिखा दे, कोई जीत कर तो दिखा दे। लेकिन आज स्थिति ये हुई कि ना सिर्फ वो 2 दिन जो मतदान से 2 दिन पहले वो मैदान छोड़कर भाग गए, शुभेंदु अधिकारी के सामने एक प्रकार से समर्पण कर दिया, बल्कि आज जो जीत हुई वो 1,09,021 वोटों से हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी के ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत के बाद एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस आज से खत्म की ओर अग्रसर हो गई है। यानी कि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि आने वाले साल 2 साल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी और ये वही कहावत हो जाएगा कि एक थी तृणमूल वाली स्थिति हो जाएगी। अब हालांकि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आज ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो जब ये नतीजे आ रहे थे उस दौरान वो लाइव आकर के अपने तृणमूल कांग्रेस के फेसबुक पेज से कह रही है कि ये सब तो जो हार हुई है उनकी, ये हार नहीं हुई है, उनको हराया गया है और वो 1 साल में या कुछ दिनों में केंद्र की सरकार गिरा देगी। यानी कि उनकी ये हैसियत है कि वो केंद्र की सरकार गिरा दें। अपनी जीतने की हैसियत है या नहीं है राज्य में ये तो दिख गया सभी को, लेकिन वो केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देगी इतनी हैसियत जरूर ममता बनर्जी की है। ये उनके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अनुसार। अब इस सब पर चर्चा करेंगे कि एक तो ये जो फाल्टा में जीत मिली है वो कितनी बड़ी जीत है, और दूसरा जो ममता बनर्जी कह रही है कि आने वाले समय में वो मोदी सरकार को गिरा देगी, इसके पीछे का तर्क क्या है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी। संजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नतीजे पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार वो गिरा देगी, इसके पीछे की मूल वजह क्या है? आखिर वो कौन कौन से कारण है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार वो गिरा देगी? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अब क्या कहा जाए, जब पुराने जमाने में युद्ध होता था और मैं बंगाल में जब पलासी का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला जब आगे बढ़ रहा था तो उसके पास 50-60 हजार से ज्यादा सैनिक थे और 2,000, 2,500 या 1700-1800 सैनिक अंग्रेजों के पास। लेकिन सिराजुद्दौला इसी जोश में आगे बढ़ा कि अब वो कुचल देगा अपने हाथियों और घोड़ों से अंग्रेज सेना को। लेकिन जब उसने पीछे पलट के देखा तो वही था, केवल सिराजुद्दौला ही था केवल, बाकी सारे लोग भाग चुके थे। ये वही तो ऐसी हालत, यही हाल है ममता बनर्जी का कि उनके कार्यकर्ता भाग गए, कैंडिडेट भाग रहे हैं, पार्षद भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो वोटर्स हैं टीएमसी के, वो सीपीएम और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो अब वो क्या बोलेगी? तो उनको रोकने के लिए टीएमसी में उनको लग गया कि फाल्टा में उन्होंने दोनों का प्रयोग किया। एक तो हो सकता है कि ममता बनर्जी ने जहांगीर को कहा कि बैठ जाओ, भाग जाओ,
या हम्म जहांगीर को लगा होगा कि वो टिक नहीं पाएगा, वो भाग गया। लेकिन सिंबल तो था, टीएमसी का हम्म सिंबल तो ईवीएम पर था। तो ये टीएमसी ने बिल्कुल देख लिया कि उस सिंबल पर 7,783 वोट ही पड़े, हम्म और जो बीजेपी के विरोध में जो 50,500 वोट पड़े, लगभग हम्म 40,645 वोट सीपीएम को पड़े, 10,084 वोट अबदुल रज्जाक मौला को पड़े। तो ये हम्म कौन थे? ये बीजेपी विरोधी वोट है, या मुस्लिम वोट है, या कुछ हिंदू वोट होंगे, या कुछ सेकुलर बिल्कुल वोट होंगे तथाकथित कम्युनिस्ट ग्रुप वाले। लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम वोटर्स थे, क्योंकि यहाँ पे हम्म 16-17% मुस्लिम वोटर्स थे, वो सब हम्म शिफ्ट कर गए, लगभग लगभग वो चले गए सीपीएम में और कांग्रेस में। तो अब बताइए, अब हम्म क्या बोलेगी ममता बनर्जी? अब तो यही बोलेगी ना कि वो, उन्होंने कहा कि जून में वो एक मीटिंग करेंगी जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर दिल्ली पर धावा बोलेंगी। तो ये सब हम्म अपने दरकते हुए वोट बैंक को रोकने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दरार अब खाई में बदल चुकी है। 4 मई हम्म और 24 मई में 20 दिन में मुझे लगता है 20 साल का फर्क आ गया। यानी हम्म टीएमसी 20 साल पहले पहुंच गई, और ममता बनर्जी, अब मुझे लगता है अब उनके पास कुछ नहीं है कहने के, कुछ हम्म। नहीं कहने के लिए। क्यों? वो कहती नहीं, हैं कि ये बताइए वो वोट ये लूट। बताइए संजीव जी, ये बताइए कि एक तो ममता बनर्जी के आप देख रहे होंगे कि रोज नई नई खबरें आ रही हैं कि आज यहां से ये पार्षद हट गए, भाग गए, या वो इस्तीफा दे दिए, या फिर एक देवोलीना विश्वास जो है वो भी इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जब उस दिन धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें लगभग 46 विधायक आए ही नहीं, यानी वो नदारद रहे। एक तरफ पार्टी को वो एकजुट नहीं कर पा रही है, एकजुट नहीं रख पा रही है, और दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वो केंद्र में गिरा देगी। क्या इसके पीछे कुछ और साजिश चल रहा है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी ये पूरा जेएनजी वाला मूवमेंट एक प्रकार से खड़ा हो रहा था, हालांकि वो पहले ही, वो तेलचट्टा पहले ही मर गया है। तो ये कॉकरोच कहना भी उसको उसको तेलचट्टा के भाषा में ही कहिए कि वो पहले ही खत्म हो गया। तो इसको क्या कहीं से कुछ समर्थन मिल रहा है क्या? और ये ममता बनर्जी को भी इसकी जानकारी है कि अगर ये मूवमेंट इस प्रकार से हो जाए खड़ा, तो फिर केंद्र सरकार पर दबाव बनेगी और हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग जो घटक दल हैं वो उनसे अलग होंगे और सरकार गिरेगी। इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। प्लानिंग इनके ख्वाब और ख्यालों में हो रही है। आज हम्म कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में राहुल गांधी ने भी बोला है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। यही और मैं कह रहा हूं। हाँ, तो ये सब ऐसे ख्वाब हैं, ख्याल हैं, जो ठीक है, जिसको देखना चाहिए। आप विपक्ष में है तो मान लीजिए क्या करना, वो आप ख्वाब और ख्याल से तो रोक नहीं सकते। दूसरी बात है, आंदोलन हम्म करने से रोक नहीं सकते, बिल्कुल हम्म लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल बिल्कुल। उठता है कि जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अपने हम्म डायमंड हार्बर मॉडल वाले इलाके में, फाल्टा में जाके प्रचार करने हम्म नहीं गए, वो किस बात हम्म का रोना रो रहे हैं कि ईवीएम ये कर दिया, वो कर दिया? अच्छा, आप क्या टीएमसी ने कोई एक लिखित शिकायत दर्ज कराई अभी तक कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? वो कह रहे कोर्ट हम्म जाएंगी, ये जाएंगी। भाई, आपका एक लिखित शिकायत दर्ज कराने की एक समय सीमा होती है। आपने कहीं हम्म लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई तो हवा में केवल बोल रही हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये डर समा गया है कि उनका हम्म वोटर भाग गया है सीपीएम और कांग्रेस की तरफ। दूसरी हम्म बात है, बीजेपी ने इस बार 71.20% वोट हासिल किया है। यानी दो हम्म लाख 10,192 वोट गिरे हैं, जिसमें एक बिल्कुल। लाख 49,666 वोट बीजेपी को गिरा है, गया है। हम्म यानी 71.20%, यानी 100 वोट हम्म अगर किसी ने पोल किया है, 100 वोट अगर हम्म एक जगह पोल हुआ है, तो 71 वोट से ज्यादा बीजेपी को पड़ा है। आप सोचिए, यानी 46-47% के आसपास बीजेपी थी 4 मई को, वो बढ़ के हम्म 71.20% हो गया। अब देखिए क्या है, ममता क्यों हताश है। एक तो ममता हम्म को पता है कि उनकी पार्टी कोई आइडियोलॉजी पर थी नहीं, वो पार्टी तो कट बिल्कुल। कमीशन, तोलाबाजी, तुष्टीकरण, पैसे की लूट पर थी। वो सब मॉडल हम्म खत्म हो गया। पुलिस उनकी पार्टी चला रही थी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आईपैक। अब सबको हम्म पैसा, किसी कोई पैसे के दम पे चल रहा था, कोई सत्ता के दौंस पे चल रहा था, तो वो सब खत्म बिल्कुल। हो गया।
तुष्टिकरण की राजनीति अब चलेगी नहीं। अब तो आप हिंदू मोबिलाइजेशन आप देख लीजिए, 71% एक तरफा बीजेपी को गिर रहा है। दूसरी बात, जो शुभेंदु सरकार ने जो फैसले लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि 3,000 रुपए वो अन्नपूर्णा योजना में देंगे, जून से ये घोषणा कर दिया। दूसरा, महिलाओं को वेस्ट बंगाल सरकार की जितनी भी बसेज हैं उसे फ्री सर्विस दे दिया कि आप वो फ्री जाएंगे, उनको पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त यात्रा। तीसरी बात है, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं लॉन्च कर दी और अब वो किसान सम्मान निधि भी गांव में मिलेगा, किसानों को आयुष्मान कार्ड से इलाज भी मिलेगा। के बारे में भी कह दिया कि सेवंत पे बिल्कुल 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 सेवंत पे दे दिया। तो अब मुझे लगता है कि इन सब का असर कैसे नहीं होता, ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा है। दूसरी बात है, इसके अलावा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लोगों ने महसूस की, और दूसरी बात है जो बांग्ला का जो संस्कार है, बांग्ला देखिए सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से बांग्ला सम्मान और बांग्ला उसको दिखाया, उसको मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। पहले ममता बनर्जी का जो लेटर पैड था सीएम का, उसमें ऊपर में बंगाली था, इंग्लिश था, फिर उर्दू था, फिर हिंदी था। अब शुभेंदु अधिकारी का जो सीएम का लेटर पैड है, आप देखिएगा, उसमें ऊपर बंगाली है, नीचे अंग्रेजी है। तो ये जो कहते थे कि हिंदी थोप देगा, वो फिनिश। ये कहते थे बांग्ला हटा देगा, वो आरोप फिनिश। तो और बीजेपी ने 5 में मछली भात खिलाना शुरू किया है। मतलब बीजेपी की सरकार ने इससे पहले 2.5 रुपए में दी। एक और मैसेज जो इस फाल्टा जो रीपोलिंग हुई है और इसमें जो ये बहुत बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्या इसका मैसेजिंग इस रूप में भी हुआ है कि अब वहां पर बंगाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको जिस पार्टी को भी वोट देना है उस पार्टी को वो वोट जा करके दे रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं और ना किसी से कोई डर लग रहा है उनको? क्या अब ये माना जाए कि ये पूरे बंगाल में इसी का रेप्लिका देखने को मिलेगा जब 2029 के चुनाव होंगे? उस वक्त तक तो और भी खैर शुभेंदु अधिकारी के जितने फैसले होंगे और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, उससे और भी लोगों में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ये फाल्टा चुनाव में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, इससे क्या लगता है लोगों का विश्वास बढ़ा है अब? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नारा था कि बदला नहीं बदलाव होगा, और वो दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1-2 अपवाद छोड़कर, मान लीजिए कोई आम आदमी गुस्से में है किसी टीएमसी के गुंडों के हरकत से, अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा या राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं। और इससे बंगाल का जो भद्र मानुष था, भद्र लोग था साउथ बंगाल का, जिसका प्रभाव 140 सीटों पर है, उनको यह लग गया कि बीजेपी ने एक ऐसी राजनीतिक चैप्टर का अंत कर दिया बंगाल में जो रक्त रंजित था। जो बंगाल एक सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संगीत, सिनेमा, इनोवेशन, नवजागरण, पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद की धरती रही, उसको रक्त रंजित कर दिया, चाहे पहले सीपीएम ने और ममता ने। वो खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया। और देखिए वहां की जो लोकल यूनिट है सीपीएम और कांग्रेस की, वो भी अंदर अंदर काफी खुश है। अभी मैं उनके भी कई सारे कार्यालय जो हैं उनके भी खुल रहे हैं, जिस पर कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कब्जा करके उसको तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के रूप में वहां से गुंडई चलाई जा रही थी, वहां से 550 ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया था ताकि लोगों को लगे कि यह ऑफिस है। 550 ऑफिस लेफ्ट के, जिसमें सीपीएम है, सीपीआई है, उनका एसएफआई जो स्टूडेंट यूनियन है, एसडीपीआई, इन सब का मुक्त हुआ। कांग्रेस के भी सारे ऑफिस मुक्त हुए। इसलिए आप देखिए अधीर रंजन चौधरी हो या सलीम हो, जो सीपीएम के वहां बड़े नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी के संतरास से मुक्त हुआ, दुर्नीति से मुक्त हुआ बंगाल। तो बंगाल एक नई अंगड़ाई ले चुका है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बंगाल में जो पोटेंशियल है पश्चिम बंगाल में, खास करके वहां के पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जितनी वो एजुकेटेड हैं, जो महिलाएं जो बहुत एजुकेटेड हैं, अब उनको नए अवसर मिलेंगे। और वहां जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी अपर एज लिमिट बढ़ाई गई है हर परीक्षा में। तो अब वो परीक्षाओं के शेड्यूल जारी होंगे और बहुत सारी चीजें सुधरेंगी।
और सबसे बड़ी बात है जो पॉलिटिकल कल्चर था वहां का, बंगाल का, कि जो इसमें हिंसा ही पर्याय थी राजनीति का, शक्ति मीन सत्ता, वो चीज बदली है। और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को पूरा श्रेय जाना चाहिए, और बीजेपी के सौमिक दा जो है, अच्छा, जो अब प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ, उनको पूरी क्रेडिट जानी चाहिए। अब एक सवाल खास करके जो सबसे चर्चित चेहरे हैं बंगाल की राजनीति के, अभिषेक बनर्जी, जिनको कि सभी लोग जानते हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में ये सवाल है कि जिस डायमंड हार्बर मॉडल की चर्चा हो रही थी, वो तो अब फेल हो गया, क्योंकि आज के जो नतीजे हैं वो उस नतीजे के बाद ये पता चल गया कि डायमंड हार्बर मॉडल फेल है। लेकिन अब 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, और अगर ये चुनाव लड़ने की स्थिति में उस वक्त होते हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह को चेतावनी भरे लहजे में कहा, उसके बाद उस मामले में भी एफआईआर दर्ज है, और कई संपत्तियों के मामले में एफआईआर दर्ज है, और ना जाने कितने एफआईआर अभी और पाइपलाइन में हैं कि वो सभी एफआईआर दर्ज होंगे। उसके बाद हो ना हो, अगर इनको कन्विक्शन हो जाए, तब तो ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2029 में अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ने की स्थिति में होते हैं, तो क्या उस वक्त ये डायमंड हार्बर मॉडल चलेगा क्या, और क्या उस वक्त ये जीतने की स्थिति में होंगे क्या? क्या लगता है संजीव जी आपको? नहीं नहीं, उस समय जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए कि एक फाल्टा में वो 1,09,000, और वो तो ज्यादा ही वोट से हारे हैं प्रवीण जी, मतलब वो 1,42,000 वोट से लगभग हारी है टीएमसी वहां पे। भाई उनका सिंबल तो था, बिल्कुल, भले कैंडिडेट भाग गया, अब कैंडिडेट को भागा या इन्होंने कहा तुम भाग जाओ कैंडिडेट लड़ने से, कि और भी स्थिति दयनीय हो, और भी हाँ, अब उससे बढ़िया है। क्योंकि जब ये चुनाव प्रचार अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं करने गए, यानी डायमंड हार्बर संसदीय सीट के अंदर ही फाल्टा आता है, तो इसका मतलब हार तो पहले ये मान चुके हैं, तो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसा मैं ये कहता हूं, देखिए अगर बगल के बिहार से तुलना की जाए, क्योंकि बंगाल की सीमा तो बिहार से भी टच करती है, और देखिए कि किस तरह से आरजेडी भी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन आरजेडी, ऐसा नहीं हुआ है कि आरजेडी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने से भाग गया, या तेजस्वी कहीं प्रचार करने नहीं गए, ऐसा तो नहीं है कहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि टीएमसी के पहले ही हमने बोला कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी जिसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, सत्ता ही उसकी विचारधारा थी, शोषण ही उसकी विचारधारा थी, और तुष्टीकरण उसका हथियार था। वो आइडियोलॉजी सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, सत्ता बचा नहीं। अब आईपैक अब बिना पैसे करेगा काम नहीं, तो अब क्या है, अब उनका कोई कैडर नहीं बचा, और जो कैडर है। आप संजीव जी लगातार आईपैक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जरा आईपैक के ऊपर भी एक बार नजर हम लोग डाल ही देते हैं कि आईपैक के बारे में क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से स्थिति ममता बनर्जी की अब हो गई है, आईपैक की भी स्थिति वही होने वाली है? क्योंकि इसके ठीक बाद आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट अखिलेश यादव के साथ होने वाला था, या हो भी गया था। वो अखिलेश यादव ने उसको बंगाल से लौटते ही, ममता बनर्जी से मुलाकात 5 तारीख को या 6 तारीख को हुई है उनकी, उसके बाद वहां से लौटते ही इसको खत्म कर दिया कि नहीं, कोई आईपैक के साथ कोई वो नहीं रहेगा, आईपैक उनके लिए कोई काम नहीं करेगी। तो ये माना जाए कि जिस प्रकार से टीएमसी का अब खत्म की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से आईपैक का भी पतन होता जा रहा है। अब देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मुझे हंसी आ रही है जब आपने सवाल फ्रेम किया, तभी से मैं हंस रहा हूं। हंस इसलिए रहा हूं कि इससे पहले जो बिहार का चुनाव हुआ था, और आईपैक के जो फाउंडर हैं वही प्रशांत किशोर जी, हाँ, तो वो तो फ्लैट ऑन थे, मुंह गिरे बेचारे, और खुद वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। प्रशांत किशोर ने वाकई में 14 में तो कुछ ऐसा किया नहीं था, वही 2-4 उस चाय पर चर्चा, और थोड़ा वो 3D होलोग्राम से वो प्रचार करना, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने क्या किया था? आपको 14 जब जीती है बीजेपी, उसके बाद इन्होंने स्टोरी प्लांट करवाई कुछ अपने गिने चुने पत्रकार मित्रों से,
और उसमें वो एक्सपर्ट हैं कि सब कुछ प्रशांत किशोर ने किया, और उसके बाद अपनी एक ब्रांडिंग करके अपना मतलब कहें तो मोटा रकम चारों तरफ से वसूलने लगे। लेकिन सवाल ये है कि जब उनका पीक समय था तब वो राज्यसभा में जा सकते थे ना, पिछली बार टीएमसी जा सकते थे, कांग्रेस भी उनको राज्यसभा भेज देती। लेकिन हुआ क्या कि उनको भी कहते हैं ना कि आप अगर एक झूठ का जाल दूसरों के लिए बुनते हैं तो उसमें आप भी फंसते हैं। वो झूठ का जो ताना बाना था उनको भी लग गया कि वो राजनीति के नायक हैं, जबकि वो थे नहीं, जैसा कहेंगे वैसा वैसा जनता विश्वास करती जाएगी। अब देखिए 14 के बाद आप देखिएगा कि 15 में जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, अब बताइए कोई बिहार का एक बच्चा भी समझ सकता है कि जब लालू जी और नीतीश जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर कौन सी खेत की मूली है भाई। वो 15 के लालू नीतीश जी के जीत का भी क्रेडिट जो है, जो ज्वाइंटली लड़े आरजेडी जरिए और बाद में अलग हो गए नीतीश जी आरजेडी से, उसका भी क्रेडिट प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो उनका वही हुआ जैसे कांग्रेस का उन्होंने खाट पर चर्चा शुरू की थी, और चर्चा खत्म होने से पहले कांग्रेस का यूपी में करते थे तो खाट भी नहीं बची, उसी तरह से मुझे लगता है साख भी नहीं बची प्रशांत किशोर की। जो आदमी 4 साल प्रचार करते हुए 2% वोट नहीं ला पाया, 3% वोट नहीं ला पाया, वो दूसरे क्या जिताएगा। हाँ, ये जरूर था कि 21 में जो जीत थी ममता बनर्जी की, उसमें ये सत्ता के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, साजिश करके, वोटों का ट्रांसफर करके इसने ममता बनर्जी को जीत दिलाया। नहीं तो 21 में ही ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बंद जाता। मैं इस बार, आपने देवोलीना विश्वास का नाम लिया, देवोलीना विश्वास ने अमेजन से या ऑनलाइन शॉप से, शॉपिंग उससे ऐप से 750 नकली फिंगर मंगवाया था, और ये शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया कल परसों बयान दिया। और जब उन्होंने बयान दिया उसके अगले दिन देवोलीना विश्वास ने इस्तीफा दे दिया नगर निगम, कोलकाता नगर निगम से, क्योंकि उनको भय हो गया कि अगर उसकी जांच होगी तो 750 नकली फिंगर क्यों मंगवाया गया था चुनाव से पहले। इसलिए मंगवाया गया था कि उससे दबाना था। तो बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि केवल ममता बनर्जी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है प्रवीण जी, जिन्ना मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का लास्ट थोड़ा सा बचा अभी केरल में, अब अगले झटके में केरल और तमिलनाडु में क्लोज होना। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उस नाव पर चढ़ लेते थे जिससे लगता था कि ये नाव जो है ये इस पार से उस पार हो जाएगी, नदी के पार चली जाएगी, तो उस नाव पर प्रशांत किशोर सवार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हो कि उनको लगे कि ये नाव अब आगे नहीं बढ़ पाएगी या बढ़ने की स्थिति में नहीं है, और उस नाव से वो उतरने की भी स्थिति में नहीं थे, तब वो फंस गए। यानी कि अब सभी को यह पता था कि इस बार तृणमूल कांग्रेस बंगाल में नहीं आ रही है, लेकिन ये इस प्रकार से फंस गए थे कि ये उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। ये माना जाए अब? हाँ, देखिए वो तो सब कुछ माना ही जाए जो कह रहे हैं। जन सुराज, मैं अपने दर्शकों को सूचना दे दूं, जन सुराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय प्रताप सिंह और पप्पू सिंह, सीमांचल के बहुत बड़े कद्दावर राजनीतिक परिवार से, बहुत बड़े पुराने जमींदार हैं। उन्होंने तत्काल 1 साल 2 साल के लिए राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। और अभी और उन्हीं के दिए हुए आवास में ये रहते थे पटना में। हाँ, ये वो भी अब खाली कर चुके हैं। खाली कर चुके नहीं है, खाली करने के लिए कहा गया उनको। हाँ, वही बात है। और चूंकि उनके ऊपर एक एहसान था कि वो उनको एक जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए उन्होंने उस जिम्मेदारी को अपने कंधे से फेंका और अपना घर जो है वो सकुशल वापस लिया, कोठी जो वापस ली। तो क्या बचा है? प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, थोड़े बहुत राहुल गांधी हैं। देखते हैं अब यूपी चुनाव में। मुझे लगता है यूपी चुनाव जो है वो बहुत सारी बातें जो अभी अधूरी हैं, या 75% विपक्ष की वो कहानी लिखी जा चुकी है, उसमें मुझे लगता है कि आखिरी पन्ना यूपी के विधानसभा चुनाव में लिखा जाए, क्योंकि हिमाचल वाले चुनाव में जो 27 में होना है उसमें कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं। कर्नाटक जब अगला चुनाव होगा कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं। तो 2 राज्य लूज करेंगे कांग्रेस के लिए। केवल एक जगह पंजाब में है जहां वो मजबूती से लड़ सकती है। वहां भी अगर बीजेपी अकाली दल का अलायंस हो जाएगा तो वहां से भी ये कॉकरोच स्पॉन्सर्ड पार्टी वो भी बाहर हो जाएगी।
और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी विपक्ष की जो आइडियोलॉजी थी कि मुस्लिम को वोट बैंक बनाओ, हिंदुओं को जाति में तोड़ो, तुष्टीकरण करो, और उसके बाद जब कोई बात हो तो ये कहा जाए रोजगार दी मिला, ये मिला। अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में हम लोग युवा थे, कितनों को सरकारी नौकरी मिल रही थी, घर घर आईएएस, घर घर चपरासी तो बने नहीं, आईएएस और कलर की तो बात दूर है। तो ऐसी अव्यवहारिक बातें करते हैं। और देखिए, अर्थव्यवस्था का संकट अभी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? जरा सी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि इसमें बिल्कुल। भारत सरकार का, मोदी सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उन्होंने तो सबको बैलेंस करने की कोशिश की, और आज भी बहुत हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस है और उसमें चूंकि उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता है, तो वो आने वाले समय में अगर उधर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो फिर वो धीरे धीरे पटरी पर फिर से लौट आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल। नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री का सम्मेलन था, तो ईरान के विदेश मंत्री अरागाची भी आए थे। अभी देखिए मार्को रूबियो भी आए हैं। तो मल्टी अलायंस जो है भारत का, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो तो कायम है अभी भी। बिल्कुल भाई, दुनिया के हर देश से भारत का अपना संबंध है। तो फिर, और भारत के जो लोग हैं वो समझते हैं, जो हर राजनेता को ये लगता है कि भारत की जनता बड़ी बेवकूफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जनता को सब पता है। एक होता है किताब का ज्ञान, एक होता है विस्डम। जैसे विस्डम, आपको गांव में लोगों से बात करिए, आपको लगेगा कि इनको बहुत किताब इन्होंने नहीं पढ़ी, इनको जानकारी बहुत। तो विस्डम, नॉलेज और विस्डम दोनों अलग चीजें हैं। विस्डम है भारत के लोगों में, और ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है, इसलिए विस्डम है। मुझे लगता है इसलिए विपक्षी दल नॉनसेंस टाइप की पॉलिटिक्स ना करें, सेंसेबल पॉलिटिक्स करें, कॉमन सेंस की पॉलिटिक्स करें, और वास्तविक मुद्दों पर पॉलिटिक्स करें। चलिए, तो उनको कुछ मिल सकता है। लेकिन वो वही मुस्लिम वोट बैंक, वही तुष्टीकरण, वो जमाना लद गया, वो युग चला गया। उसी तरह जैसे प्रशांत किशोर का एक युग था 14 से लेकर 21 तक के बीच का, उस युग में उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया, और अब वो अलग थलग पड़ गए। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।